नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां वक्फ कानून पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नाकामियों को छिपाने के लिए वक्फ कानून लाया गया है। सपा वक्फ कानून को स्वीकार नहीं करती। हमने लोकसभा में भी वक्फ कानून का विरोध किया था। तो वही कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया, कहा कि वक्फ कानून गरीब मुसलमानों के हक में है। पहले गरीब मुसलमानों का हक लूटा जाता था। जो लोग गरीबों का हक लूटते थे वही अब विरोध कर रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया है अखिलेश यादव की बात का। तो वक्फ कानून को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है, जिसका पलटवार किया है कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने। आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं, तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भाजपा पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। कोई मतलब नहीं है। गरीब मुसलमानों के हित के लिए कानून है। जो मजबूत मुसलमान है, जो गरीबों का हक लूटते हैं, वही विरोध कर रहे हैं और कोई कुछ है नहीं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ने पर अब सियासत तेज है। जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस पर पलटवार किया है। कहा कि वक्फ कानून की कॉपी फाड़ना असंवैधानिक है। पीडीपी एनसी में तुष्टीकरण की राजनीति की होड़ मची हुई है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने की होड़ मची हुई है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल, जो कि खास तौर से इसी वक्फ कानून को लेकर बनाई गई थी, उन्होंने पलटवार किया है, हमला बोला है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के तमाम विधायकों पर, पार्टियों पर, जिन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसकी प्रतियां को फाड़ा है। देखिए, जब लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा होने के बाद अगर वो दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक कानून पारित हो गया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने मंजूरी दे दिया, तो अब वो कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। और जब लॉ ऑफ द लैंड बन गया तो अब वो देश में लागू होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल उस बिल की कॉपी को फाड़ा और आज जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं, मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है। ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट को बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है। 150 करोड़ जनता जो देश की है, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किए कानून का मान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे लगता है कि एनसी हो, महबूबा हो, इनमें सब में आपस में होड़ है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ, हम आपसे ज्यादा हैं। आखिर किस तरीके से किसी भी केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को, पार्लियामेंट के, उसकी प्रतियां कैसे फाड़ी जा सकती हैं और उसको कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है। और जब स्पीकर ने जम्मू कश्मीर के कह दिया कि यहाँ पे वहां के बनाए हुए कानून को नहीं चर्चा हो सकती, और लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब ये कानून अगर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसका एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी होड़ लगी हुई है। तो ये चाहे जम्मू कश्मीर में आपस में एनसी, पीडीपी, सारी पार्टियों में होड़ है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करने की होड़ लगी है।
लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, साथ ही कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की, जबकि कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ आए सीएम योगी आए दिन प्रदेश को नई नई सौगात दे रहे हैं और इसी क्रम में आज सीएम योगी ने लखनऊ में कैबिनेट की अहम बैठक की। यूपी में विकास कार्यों को गति देने के लिए योगी सरकार की ओर से इस बैठक में कई विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, साथ ही कई अहम फैसलों पर भी मोहर लगी। हाईटेक टाउनशिप परियोजना, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 और उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति के तहत मंजूर की परियोजनाओं को लेकर अहम फैसले हुए। इसके अलावा अयोध्या में डे केयर स्कूल और हाथरस में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी खुद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। प्रस्ताव संख्या 3 है। जनपद अयोध्या में 3 से 7 वर्ष आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना हेतु नजूल भूमि इच्छक 4 ब्रह्मकुंड अयोध्या नजूल घाटा संख्या 695 स्थित मोहल्ला ब्रह्मकुंड अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या स्थित भूमि क्षेत्रफल 4000 वर्ग फीट 371.74 वर्ग मीटर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव आया है। इन लोगों के लिए खास तौर से इसको निःशुल्क भूमि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अयोध्या को हस्तांतरित किए जाने पर मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद प्रस्ताव संख्या 5 है। ये जनपद अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने अस्पताल पुराने सीतापुराई हॉस्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी। पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया गया। ओडीओपी 2.0 की नीति को भी मंजूरी दी गई। प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता बढ़ा दिया गया है। 395 रुपए अभी तक मिलते थे, अब 500 रुपए कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। जो पीआरडी के जवान थे जिनको समय समय के ऊपर पीआरडी के जवानों का भत्ता 395 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया 1 अप्रैल से। ओडीओपी 2.0 की नीति के अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में हाथरस में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने का काम NHAI को सौंपा गया। आवास विभाग के कुछ प्रस्तावों पर भी मोहर लगी। जीडा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके अलावा नगरीय उपयोग प्रभार वसूलने के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को शीघ्र से शीघ्र करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इन 8 वर्षों में प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 का हो चुका है। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। नोएडा से लेकर के हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज की जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। हाथरस में जो मेरठ का पेरिफेरल रोड है उसको हमने सीधे कनेक्टिविटी प्रदान की है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को जल्द ही पूरा करने का भी संकल्प लिया गया है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो प्रस्ताव यूपी के विकास पर कितनी गति देंगे। लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। और वही यूपी के दौरे पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना है। सीएम योगी से उन्होंने अपने दौरे में मुलाकात भी की है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की है। यूपी दौरे पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। यूपी के दौरे पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना सीएम योगी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें इस मुलाकात की दिखा रहे हैं आपको। कई अहम मुद्दे रहे जिन मुद्दों पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है।
यूपी के लखीमपुर खीरी दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहे। कबीर धाम आश्रम पहुंचे थे मोहन भागवत। कबीर धाम आश्रम में मोहन भागवत ने रुद्राक्ष का पेड़ लगाया। मोहन भागवत ने नए आश्रम का उद्घाटन किया। तो देखिए, यूपी के लखीमपुर खीरी के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो रहते हैं। कबीर धाम आश्रम मोहन भागवत पहुंचे। कबीर धाम आश्रम में मोहन भागवत ने रुद्राक्ष का पेड़ लगाया है। मोहन भागवत ने नए आश्रम का उद्घाटन भी किया। कबीर धाम आश्रम पहुंचे मोहन भागवत। यूपी के लखीमपुर खीरी दौरे पर आरएसएस प्रमुख। वहीं संभल हिंसा मामले में मंगलवार को एक बार फिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की गई। सुबह 11 बजे एसआईटी दफ्तर वो पहुंचे। जियाउर रहमान बर्क से करीब 3 घंटों तक पूछताछ चली, जिस पूछताछ में कई सवाल पूछे गए, साथ ही जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए। रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जियाउर रहमान से आए दिन पूछताछ का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को एक बार फिर जियाउर रहमान बर्क पूछताछ के लिए एसआईटी के समक्ष पेश हुए। हिंसा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की ओर से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए और जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। भी किया था और जो इसमें सहयोग के लिए भी कहा था, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूं और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूं कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा, और खास तौर से आपके मीडिया कर्मियों के जो मेरे भाई हैं जो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं, उससे पहले कि देखिए विवेचना से बचने के लिए कोई बहाना कर दिया, लेकिन इस समय मैं तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जानबूझ करके जा रहा हूं कि जिससे कि कोई गलतफहमी मीडिया वालों की तरफ से नहीं दिखाई जा सके और न ही दूसरी तरफ से कहीं जा सके। और मैं जा रहा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और सहयोग करूंगा। मैं इस, और जाहिर सी बात है मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज को सही तरह से करने। दरअसल जियाउर रहमान मंगलवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए एसआईटी ऑफिस पहुंचे थे, जहां हिंसा मामले से जुड़े कई सवाल उनसे पूछे गए। इधर जियाउर रहमान की माने तो इस मामले में उनका नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। बता दें आपको कि 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस पर पथराव हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए थे। जियाउर रहमान बर्क पर सर्वे को लेकर झूठी अफवाह फैलाने और भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। उसको लेकर आज एसआईटी की टीम ने जियाउर रहमान बर्क, जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी से, आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। लगभग 3 घंटे ये पूछताछ चली और 3 घंटे पूछताछ के बाद जब जियाउर रहमान बर्क बाहर निकले तो उन्होंने बस मीडिया के सामने इतना ही कहा कि जब पूछताछ के लिए एसआईटी बुलाएगी तो वो इसका सहयोग करेंगे, और साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया। फिलहाल संभल में जो हिंसा भड़की थी, उनके जो आरोपी है उनसे लगातार एसआईटी पूछताछ कर रही है। उसी तर्ज पर आज संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बुलाया गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा भड़की थी, जिसके बाद वो चेहरे चिन्हित किए गए थे जिन पर शंका थी, और इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की थी, क्योंकि जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें पत्थरबाजी भी की गई थी और साथ ही जो दोषी थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस लगातार जो छापेमारी के साथ साथ जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, और साथ ही आज जियाउर रहमान बर्क से उन्होंने पूछताछ भी की है। फिलहाल पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जियाउर रहमान बर्क का सामने बयान आया, उन्होंने बस एक ही बात कही है कि जब पूछताछ के लिए एसआईटी बुलाएगी वो पूरा सहयोग करेंगे। समाचार के लिए मैं विवेक कश्यप, लखनऊ।
इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए नियमावली तैयार है। 44,000 पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती होगी। पहले फेज में करीब 22,000 होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे। पहले फेज की भर्ती में 20% महिलाएं होंगी। होमगार्ड भर्ती की नियमावली को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। होमगार्ड भर्ती की नियमावली को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया है। तो यूपी में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए नियमावली तैयार है। 44,000 पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती होगी। यूपी के तमाम शहरों में गर्मी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तेज धूप अभी से लोगों को हाल बेहाल कर रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। देश भर के ज्यादातर शहर इस समय गर्मी की चपेट में हैं। यूपी में भी गर्मी का पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आए दिन गर्मी के ग्राफ में इजाफा देखने को मिल रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर रही है। तेज धूप लोगों को सता रही है। हालात ये है कि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं। गर्मी एवं हीट वेव का बढ़ता प्रकोप लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। यही कारण भी है कि लोग बाग अपने आप को बढ़ती गर्मी और हीट वेव से बचने के लिए तरल पदार्थ का उपयोग भी करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी आने वाले 2-4 दिनों में गर्मी और भी बढ़ने वाली है, जिससे लोगों को और भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं जहां पर गर्मी का और भी प्रकोप बढ़ने वाला है, जिसमें से कि एक गाजियाबाद भी शामिल है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आज का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वहीं लोग बाग इससे बचने के लिए जलजीरा, नींबू पानी तथा लस्सी का भी प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यूपी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गौरतलब है कि अभी तो सिर्फ गर्मी की शुरुआत है और शुरुआती गर्मी ने ही लोगों की हालत पस्त कर दी है। हाँ, तो हम तो निकलते ही नहीं है ज्यादा बाहर। काम पड़ता है तभी जब ही निकलते हैं। बॉडी को कवर करके चलते हैं पूरा। हाँ, अभी सनबर्न हो जाता है। अभी पूरा मुंह कवर करके जब चलेंगे। तो गर्मी बहुत है इस बार, बहुत ज्यादा सताने वाली गर्मी इस बार। अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो देखो मई जून तो बहुत लंबा है। बहुत लंबा है, गर्मी बहुत ज्यादा। वही है सर, शिकंजी ये पेप्सी की जगह शिकंजी पी लेते हैं, क्योंकि पेप्सी तो नुकसान करती गई है, इसलिए शिकंजी कभी शिकंजी का। गाँव जाओ 12 में लेट जाओ, उससे बढ़िया कुछ ना। पूरी में नहाओ, बढ़िया होती तो अलग है। 12 में जाके ठंडे पानी में नहाओ, ठंडे पानी में एकदम। अब शिकंजी पी रही, इससे राहत मिलती है गर्मी में। यूँ तो बस लिक्विड जाता रहना चाहिए, जरूरी है, पसीना भी तो निकल रहा। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में गर्मी का पारा कितना हाई होता है। प्रशासन की ओर से गर्मी से राहत दिलाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाते हैं। सूर्य समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और वही गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक महिला पर धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। आरोपी महिला लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने शिकायत भी दर्ज कराई। तो गाजियाबाद से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक महिला पर यह आरोप है। आरोपी महिला लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। मामले की जानकारी जैसे हिंदू संगठनों को मिली तो टीम पहुंची हिंदू संगठनों की। अगली खबर भी गाजियाबाद से ही है, जहां स्कूल की फीस बढ़ाने पर अभिभावकों ने आक्रोश जताया है। निजी स्कूल के फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। स्कूल के बाहर तमाम पेरेंट्स पहुंचे नारेबाजी की। अभिभावकों ने फीस कम करने की मांग की है। तो ये प्राइवेट स्कूल है गाजियाबाद का, और यहाँ पर ये जो प्राइवेट स्कूल है उसकी फीस काफी ज्यादा है। मनमाने तरीके से फीस में वृद्धि हुई है। इसी का विरोध करने के लिए तमाम पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं। इन्होंने फीस कम करने की मांग की है स्कूल से।
गाजियाबाद के लोनी रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक शख्स को गोली मार दी, माफ कीजिएगा, शख्स को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स की मौके पर मौत हो गई है। हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। तो गाजियाबाद के लोनी पर यह दर्दनाक हादसा होता है, जिसकी कैमरा फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं कैसे यहां पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक शख्स को टक्कर मार दी। तो मंगलवार का दिन यूपी के कई शहरों के लिए हादसों भरा रहा। कई शहरों में आगजनी की खबरें देखने को मिली, फिर वो चाहे लखनऊ हो, गाजियाबाद हो या फिर नोएडा। आग लगने की खबरों से इलाकों में हड़कंप का माहौल भी बना रहा। रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ टू गाजियाबाद और नोएडा, आगजनी की तस्वीरें इन शहरों की सुर्खियां बनी रही हैं। सबसे पहले आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की, दूसरी तस्वीर गाजियाबाद और तीसरी तस्वीर नोएडा की है। आगजनी की ये तीनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मंगलवार का दिन इन तीनों शहरों के लिए हादसों से भरा रहा। सबसे पहले आपको लखनऊ का हाल बताते हैं, जहां योजना भवन के पास स्थित यूपी डेस्को के ऑफिस में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सरकारी भवन में अचानक आग लगने से दफ्तर में रखी कई सरकारी फाइल जलकर राख हो गईं। हालांकि सुबह के वक्त ट्रैफिक कम होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया, लेकिन जरूरी फाइलों को नहीं बचा पाए। इधर पूरे हादसे पर सरकारी कर्मचारी चुप्पी साधे बैठे हैं। इधर नोएडा के सेक्टर 5 स्थित दुकान में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में अचानक आग लग गई, हालांकि वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर लखनऊ से है, जहां दहेज की लालच में एक विवाहिता की विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। ससुराल वालों ने अपनी ही बहू की हत्या कर दी। इधर पीड़ित परिवार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज की लालच में एक बेटी की बलि दे दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि पीड़ित परिवार यूपी के हरदोई का रहने वाला है और 18 फरवरी को लखनऊ में अपनी बेटी का विवाह करवाया था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही पीड़िता के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता के परिवार से दहेज की मांग करने लगे। मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ और दहेज न मिलने पर उसकी हत्या कर डाली। इधर मृतका के परिजनों ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पीड़ित परिवार की माने तो शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा थाने में आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार आगे क्या क्या कदम उठाता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर नहीं। सूर्या समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहें सूर्या समाचार।